नाइन्थ क्लास वालों, आपके लिए भी आ गया है साइंस का मॉक टेस्ट। तो मैं आपके लिए अभी आपको पता है ना, नाइन्थ क्लास का मैंने मैथ का मॉक टेस्ट डाल दिया था। मोस्ट प्रोबेबली वैसे ही क्वेश्चन आएंगे, तो एक आपको आइडिया लग जाए कि साइंस में आपका क्या होने वाला है हाल। एक बार आप ऐसे क्वेश्चंस को देख के जाना, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस वो आपके पेपर में देंगे। तो अगर आप देख के जाओगे ना, तो आपको भी बेनिफिट मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आने हैं, आप उसी टाइप के जाके पढ़ लो। फालतू के क्यों दूसरे टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ना जो पेपर में देने वाले ही नहीं है। तो इसीलिए ये सैंपल पेपर मैं लेके आया हूं, आप एक बार से तसल्ली पूर्वक देखिए। और अगर आपको लगेगा कि ऐसे सैंपल पेपर की आपको और जरूरत है तो कमेंट कीजिए। इस सैंपल पेपर की पीडीएफ, इसका आंसर्स आप जब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे ना, तो आपको मिल जाएगा लिंक, आप वहां से डाउनलोड करें। इबादत ईमानदारी से पढ़ें। कोई भी डाउट आता है, आपको किसी भी चीज की जरूरत है, आप हमें कमेंट करेंगे तो मैं आपको आपके मेल आईडी पे भेज दूंगा। ठीक है, बस आपको करना क्या है, एक बार तसल्ली से देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चंस वो एग्जाम में आपसे पूछने वाले हैं, जिससे आपके ज्यादा से ज्यादा नंबर आएंगे तो आपको ज्यादा खुशी होगी, तो मुझे खुशी होगी। पर ये खुशी कौन है मुझे नहीं पता सर, ढूंढ के बताइए। अगला सवाल ये रहा आपके लिए, जरा देखिए। कहता है the melting point of a substance is defined as the constant temperature at atmospheric pressure when, कब। कहता है मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट जब कोई भी सबस्टांस क्या हो जाता है, मेल्ट होता है। तो कहता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सबस्टांस इज द डिफाइंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कहता है मेल्टिंग पॉइंट तो चाहिए बट एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे चाहिए, और एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको पता है ना, एटमॉस्फेरिक जो एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर एक प्रेशर लगाता है, ठीक है। तो एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कब, ऐसा कब हो सकता है, मेल्टिंग पॉइंट को आप कब डिफाइन करोगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो कहता है पहला पॉइंट होता है बोथ सॉलिड एंड लिक्विड एग्जिस्ट टुगेदर। करेक्ट, यही बात आपको याद रखनी है। आपने देखा होगा कभी जब आइस को पिघलते हुए देखा, बर्फ को पिघलते हुए देखा है, तो जब बर्फ पिघल रही होती है, जिस वक्त, जिस पल, जिस लम्हे में, जिस क्षण में, तो आप उसे क्या बोलोगे, सॉलिड बोलोगे कि लिक्विड बोलोगे। जब बर्फ पिघल रही है तो वो सॉलिड स्टेट में है या लिक्विड में है, ना वो सॉलिड में है ना वो लिक्विड में है, क्योंकि वो पिघल रही है, बर्फ पिघल रही है, ट्रांजिशन स्टेट आ जाता है। तो जब बर्फ पिघलती है, सॉलिड से लिक्विड बनती है, तो एक ऐसा स्टेज होता है जब एक ही टाइम पे दोनों स्टेज है, सॉलिड भी है और लिक्विड भी है। उस स्टेज को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। बर्फ पिघल रही होती है ना सर, मान लीजिए यहाँ पे बर्फ है, और अगर ये बर्फ पिघल रही होती है, ऐसे ऐसे करके मेल्ट ये हो रही है, इसका मतलब क्या है, ये सॉलिड ये स्टेट है और ये लिक्विड स्टेट है। तो हमने पूछा बताओ जब बर्फ पिघले तो हम इसे क्या बोले, सॉलिड या लिक्विड। तो बात ये हुई कि देखो भाई साहब, ना ये सॉलिड में है ना ये लिक्विड में है ना, इसीलिए आप इसे दोनों बोलो, ये सॉलिड और लिक्विड एक ही साथ है। तो हमने कहा जब भी कोई चीज मेल्ट करेगी तब हम उसे बोलेंगे सॉलिड और लिक्विड एक ही साथ है। सॉलिड बोले तो बर्फ और लिक्विड बोले तो वाटर। इसका मतलब ये हुआ देव बाबू, मेल्टिंग पॉइंट हम तभी बोलेंगे जब सॉलिड और लिक्विड एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। एक साथ जब सॉलिड लिक्विड एग्जिस्ट करेंगे तब हम उसे मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। बाकी को पढ़ने की जरूरत भी नहीं है सुरेश, हाँ या ना, क्योंकि एमसीक्यू में बाकी पे पढ़ोगे तो कंफ्यूजन होगा, टेंशन होगी ना। मैं आपको टेंशन नहीं लेने दूंगा। मिलते हैं सर अगले वीडियो में, नहीं अभी अगला सवाल चलता रहेगा। इधर देख क्वेश्चन नंबर 2, इट्स नॉट 2 नहीं सर 2, एक बार बोले सर 2। देखिए कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल फंक्शंस विल स्टॉप इफ इट्स राइबोसोम्स आर डिस्ट्रॉयड। हाँ सर याद रखिए, कहता है सेल का कौन सा फंक्शन रुक जाएगा अगर राइबोसोम आपकी शरीर से डिस्ट्रॉय हो गया। सेल का कौन सा फंक्शन रुक जाएगा अगर राइबोसोम्स खराब हो गए अपने सेल के अंदर। तो याद रखिए, तो सबसे पहले ये ढूंढना राइबोसोम का धंधा क्या है, काम क्या है, वर्क क्या है, फंक्शन क्या है। सर राइबोसोम, ये रहा राइबोसोम। राइबोसोम का सिर्फ एक ही काम होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। प्रोटीन को पचाने का काम करता है कौन, राइबोसोम्स। अंडा खाते हो, नहीं खाते तो कोई दिक्कत नहीं, खाते हो तो खींच के खाओ, उसमें प्रोटीन होता है, पचाता। जब प्रोटीन आप खींच जाएंगे अंडे का, पचाएगा कौन, देव बाबू, चुन्नी बाबू, बोंगली, ठीक है। बता खाए पचाएगा कौन,
पचाएगा राइबोसोम्स। आप जितने भी प्रोटीन खाते हो ना, अंडा खा रहे हो या कहीं से भी प्रोटीन, मछली उछली खींच रहे हो, तो उसमें प्रोटीन होता है। प्रोटीन का कौन पचाता है सर? प्रोटीन को सिंथेसिस करता है राइबोसोम्स। एक नंबर में आएगा, कहेगा राइबोसोम का सिंथेसिस कौन करता है? यू विल से प्रोटीन का सिंथेसिस राइबोसोम करता है। ठीक है ना, कौन करता है? राइबोसोम। किसका? प्रोटीन का सिंथेसिस करने के लिए काम इसका है, राइबोसोम्स का। ठीक है सर, अगला सवाल, तो क्या कहेंगे? प्रोटीन सिंथेसिस डन बाय द राइबोसोम। और अगर राइबोसोम डिस्ट्रॉय हो गया तो हमारे शरीर में आप अंडा खाएंगे वो पचेगा ही नहीं। ठीक है ना सर, ये याद रखना है। ये फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर ऐसा कुछ भी नहीं है। लिपिड मेटाबॉलिज्म ये भी कुछ भी नहीं है। एटीपी सिंथेसिस, एटीपी की फुल फॉर्म याद करके जाइए, पूछेगा। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसे कहते हैं करेंसी ऑफ एनर्जी, करेंसी ऑफ एनर्जी, एनर्जी की करेंसी है। ठीक है सरकार, अपन लोग तो इंडियन करेंसी के लिए मर रहे हैं, ये एनर्जी की भी करेंसी दे रहे हैं, है ना। एटीपी, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है सर, अच्छा लगता है ना। अपने दोस्तों को अगर आप शेयर कर देंगे वीडियो को, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करता है? राइबोसोम्स। देव बाबू, अगला सवाल ये रहा, आपके आंखों में, मतलब निगाहों में। देखिए जरा, कुछ सवाल ना सिर्फ आप आंखों में कर दीजिए, पेन मत उठाइए। पेन उठाते क्या है? पेन उठाना सर आंखों में होना चाहिए। देखा, हो गया, यही करना है आपको। बच्चे हैं वो जो करते हैं, आप आंखों में करना सीखेंगे ना, मजा आएगा सर। इधर देखिए, कहता है मैच करना, जब भी मैच आ जाए माहौल सेट है, टेंशन मत लीजिए। मान लीजिए मुझे नहीं आता, मैं कमजोर हूं इसमें, अगर आप एक चीज को पकड़ लेंगे माहौल सेट है। सबसे पहले मैं बताता हूं डिस्प्ले, देखिए यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन। तो मान लो मैं बहुत, मुझे कमजोर हूं, मुझे कुछ नहीं आता है, तो मुझे सिर्फ एक चीज पता है, डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है? डिस्टेंस के इक्विवेलेंट होता है। और डिस्टेंस को हम किस में नापते हैं? जब भी घर में किसी की शादी होती है और मम्मियां बन ठन के जाते हैं भाई साहब, और फिर जाते दुकानदार पे बोलते भैया जरा 5 मीटर का कपड़ा दिखाना। बहुत महंगा लगा रहे हो, ये तो सस्ता है, मतलब बहुत महंगा है, सस्ता करो थोड़ा, है ना। तो क्या बोलती? 5 मीटर का कपड़ा, 5 मीटर का कपड़ा। तो डिस्टेंस को किस में नापेंगे? मीटर में नापेंगे बाबूजी। तो ये रहा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर। तो इसका मतलब ये तय हुआ। इसका मतलब ये हुआ सेकंड का ऑप्शन फोर्थ ही होगा, सेकंड का ऑप्शन फोर्थ ही होगा ना, क्योंकि डिस्टेंस को मीटर में ही नापते हैं। क्योंकि 5 मीटर कपड़ा दो, मीटर, 5 किलो कपड़ा नहीं बोला न, गलत बात सर। ठीक है ना। अब कोई बोले कि मुझे 5 किलोमीटर आलू दे दो, नहीं हो सकता ना सर। आप समझ रहे मेरी बात को। तो इसीलिए जो डिस्टेंस को हम किस में नापते हैं? मीटर में नापते हैं। तो सेकंड का फोर्थ हुआ, सेकंड का फोर्थ देखिए जरा, सेकंड का ए है सर, दिख रहा है आपको सेकंड का? ये ना जी ना, हमसे ना हो पाएगा। सेकंड का बी, अरे हमसे ना हो पाएगा। सेकंड का सी, हमसे ना हो पाएगा। सेकंड का फोर्थ डी करेक्ट ऑप्शन है। मैंने ना सवाल को पढ़ा नहीं है पूरा, क्या है निगाहों में, यही निगाहें मैं आपको भी देना चाहता हूँ। अगर आप ये समझ गए ना, फिर टेंशन नहीं होगी, कुछ करना नहीं है। निगाहों में जानने के लिए, निगाहों में जानने के लिए आपको करना क्या है? ध्यान से समझना है और खुश रहना है। खुश रह के पढ़ाई की जा सकती है। तो अगर आप खुश रह के पढ़ेंगे तभी निगाहें काम करेंगी। जैसे आज तक रोते हुए पढ़ के आए हैं, रोएंगे, रोते रहिए, मैं क्या करूं। ठीक है सरकार, ये हो गया। बाकी का भी देख लेते, जल्दी मैं बता देता हूं। अगला है वेलोसिटी। आपको पता है ना वेलोसिटी क्या होती है सरकार? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा? मीटर, टाइम का सेकंड। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आ जाओ सर, डिस्प्लेसमेंट को भी मार्क कर देते हैं। डिस्प्लेसमेंट को मार्क करने के लिए ये रहा वेलोसिटी, वेलोसिटी की क्या होगी? मीटर पर सेकंड, इसका सेकंड आ जाएगा। एक्सेलरेशन की यूनिट याद रखिए, व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन में टाइम। वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, टाइम की यूनिट सेकंड। तो आपको करना क्या है? इधर यार देखा, अब ये देख लीजिए एक बारी सरकार, थोड़ा सा बोर्ड का प्रॉब्लम हो गया ना। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन में टाइम। वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, और टाइम का भी सेकेंड। बस इस पे ये लगाइए, इससे इसको मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। किसकी यूनिट है सर? एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन की होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन की यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट की मीटर, वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, और रिटार्डेशन, रिटार्डेशन समझ ले, रिटार्डेशन इज अपोजिट ऑफ एक्सेलरेशन। मान लीजिए एक ऐसा पुल बना हुआ है, ऐसे तिरछे कलर का पुल बना हुआ है, आप ऐसे समझिए जरा। मान लीजिए ऐसा ऐसा कुछ है, मैं आपके लिए दिखाता हूँ। मान लीजिए ऐसा कुछ बना हुआ है और यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी है, खराब हो गई है ना। यहाँ पे गाड़ी खड़ी है और खराब है, मैं बना देता हूँ रेड कलर की गाड़ी। मानिए ये गाड़ी बनी हुई है, ये खराब है, और मैंने कहा एक देवता इंसान, मैंने कहा राम बाबू इसे धक्का दे। अब बताइए अगर ये बंदा धक्का इसे देगा भी तो क्या ये ऊपर जाएगी गाड़ी? नीचे ही आएगी ये गाड़ी। ये किधर को आएगा? नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स तो ऊपर लग रहा है फिर भी गाड़ी नीचे आ रही है, इसे हम बोलते हैं रिटार्डेशन। अब मैंने कहा एक सीमेंट का मान लीजिए ट्रक खड़ा है, ठीक है ना, ब्रिज के ऊपर ट्रक खड़ा है, ऊपर से नीचे की तरफ उसकी ढलान है। मैंने एक आदमी से कहा भाई इस ट्रक को ऊपर ले जा, ढकेलते ढकेलते। क्या वो लेके जा पाएगा? नहीं, ट्रक तो नीचे आएगा चाहे बंदा कितना भी जान लगा ले। इसे कहते हैं रिटार्डेशन, कि मोशन उधर हो रहा है, मोशन उधर हो रहा है जिधर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है। मैं फोर्स नीचे से ऊपर को लगा रहा हूं लेकिन मोशन किधर हो रहा है? ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा है। फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में अगर कभी भी मोशन हो जाए, दिस इज कॉल्ड रिटार्डेशन। और रिटार्डेशन की यूनिट होती है माइनस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है सर, डिटेल में पढ़ना है ना तो आइए क्लास ज्वाइन कीजिए। नहीं सर, यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं अगर आप देवता इंसान है, बट फिर भी अगर ज्वाइन कर लेंगे मैं बुरा नहीं मानता। द प्रिंसिपल सीरियल क्रॉप इन इंडिया। देखिए सरकार, प्रिंसिपल सीरियल क्रॉप इन इंडिया, तो सरकार इसमें एक इमेज आनी चाहिए। अभी मैं देख लेता हूँ। बाबूजी इमेज कहाँ है इसमें? देखिए मैं आपको, हाँ सर ये देखिए, इस ये देवता इंसान है ना, इनको भी नमस्ते बोलना है। इन्होंने यहाँ पे लगा दिया है, गलती सर हो जाती है ना, मजा आएगा। आप देखिए, ये देखिए जितनी भी ये दानेदार चीजें हैं, जितनी भी ये दाने, चने हैं, और ये पता नहीं दिख भी नहीं रहा, जितनी भी ये दानेदार फसलें हैं ना, इन्हें सीरियल क्रॉप्स भी बोलते हैं। चाहे गेहूं है, चना है, मटर है, नहीं समझ रहे ना, उसे हम बोलते हैं सीरियल क्रॉप्स। तो इंडिया में सबसे बड़ी सीरियल क्रॉप्स क्या होती है? वो होती है सरकार, ऑप्शन देखते हैं, ये यही है दानेदार फसलें, दानेदार फसलें। क्वेश्चन नंबर 4 का है, गलत जगह इमेज लगा दी है। ठीक है सरकार, तो सीरियल क्रॉप्स कौन सी होती हैं? तो वो होती सीरियल क्रॉप्स होती है, हमें देखना होगा राइस है, मेज है, व्हीट है, तो होगा क्या? द करेक्ट आंसर विल बी व्हीट। गेहूं ही हमारी सीरियल क्रॉप होएगी। ठीक है, शोरगुम भी नहीं होगा, शोरगुम ना छो, व्हीट ही करेक्ट ऑप्शन होगा। व्हीट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, गेहूं जो है वो सीरियल क्रॉप मेन, क्योंकि ज्यादा गेहूं उगाया जाता ना, प्रिंसिपल क्रॉप बोला है राम बाबू। प्रिंसिपल मतलब जो सबसे ज्यादा उगाई जाती है वही सीरियल क्रॉप्स होगी। सुन रहा है ना तू? ठीक है सर, व्हीट हो जा। अगला सवाल ये रहा आपकी आंखों में, कहता है पैरेन्काइमा सेल्स। याद रखिए पैरेन्काइमा, तीन देखिए, एक याद आपको क्या रखना है, जो टिश्यू होते हैं ना, टिश्यू दो टाइप के होते हैं, एक परमानेंट होता है, एक सिंपल होता है, एक सिंपल होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है। तो टिश्यू दो प्रकार के, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल तीन टाइप के, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा। पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा। और जो सिंपल वाले होते हैं वो दो होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम बोले तो जल, फ्लोएम बोले तो फूड। ठीक है सरकार, अगला ये बारी देखिए, कहता है पैरेन्काइमा सेल्स आर। जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं वो किस टाइप की होती हैं आपको बताना है। कहता है डबल वॉल्ड स्पेशलाइज्ड होती हैं, थिक वॉल स्पेशलाइज्ड होती हैं, लिग्निफाइड होती हैं, रिलेटिव अनस्पेसिफाइड। देखिए सरकार, हमेशा अगर आपको ऐसा कोई सवाल आता है और नहीं आता है, पता नहीं क्या दे दिया, हमेशा आप उस आंसर को टिक कीजिए जो ऑप्शन एक दूसरे में बहुत मैच खाते हों, वही आपका उत्तर है। एक तो ये देखिए लिग्निफाइड, एक गलत, अरे ये मैच नहीं कर रहा, रिलेटिवली अनस्पेसिफिक बोला है, ये भी गलत है। देखिए यहाँ पे स्पेशलाइज्ड, यहाँ पे भी स्पेशलाइज्ड, ये दोनों ऑप्शन काफी सेम लग रहे हैं, आंसर इसी में छुपा है। अगर आपको कभी ऐसे तुक्का भी लगाना पड़े तो आप हमेशा उसमें ही मार्क कीजिए करेक्ट ऑप्शन, जो ऑप्शन आपस में बहुत सिमिलर हो। 90% केसेस में आंसर्स वहीं छुपे होते हैं। ये बात याद रहेगी आपको, पक्की बात है। सर उसे बोलिए जरा बाहर, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान में रखना है। एक बारी उसे देखिए, तो उसमें वो कहता है
ठीक है ना। अब इधर देखिए इसमें क्या हो जाएगा, पैरेंकाइमा के लिए द करेक्ट ऑप्शन विल बी, मैंने कहा ना यही इन्हीं दोनों में से हो सकता है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी डबल बॉल स्पेशलाइज्ड। जो पैरेंकाइमा होता है ना उसमें डबल बॉल स्पेशलाइज्ड टाइप का ये पैरेंकाइमा टिश्यू होता है, ये आपको याद रखना है, डबल बॉल स्पेशलाइज्ड टिश्यू। ठीक है सर, दिस इज कॉल्ड पैरेंकाइमा। याद रखना, आपको तीनों याद रखना, पैरेंकाइमा, स्केलेनकाइमा, कोलेनकाइमा। ठीक है ना। पैरेंकाइमा, स्केलेनकाइमा किस में होता है, स्केलेनकाइमा में डेड सेल्स होती हैं। आएगा आएगा आएगा, स्केलेनकाइमा में डेड सेल लिखा भी, चेक करूंगा, आता हूं तेरे घर में जा। ठीक है सरकार, अगला सवाल जरा देखिए तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेड इनटू द क्रिस्टल। सर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेड इनटू द क्रिस्टल में, किसको क्रिस्टल में, क्रिस्टल समझते हैं जो लेबोरेटरी में नहीं रखा रहता, छोटी छोटी स्लाइड्स रखी रहती हैं, उसमें से ट्रांसपेरेंट होती, ऊपर से नीचे दिखता है। जब आपने सेल का एक्सपेरिमेंट किया होगा, टेलीस्कोप मतलब माइक्रोस्कोप से देखा होगा, उसे को ही बोलते हैं क्रिस्टल। तो कहता है हम क्रिस्टल को किसमें रख सकते हैं, क्रिस्टल को मतलब क्रिस्टल के अंदर हम किसको बना सकते हैं। अमीबा को क्रिस्टल के अंदर बना सकते नहीं, अमीबा क्रिस्टल के अंदर नहीं बनता, बैक्टीरियम भी नहीं बनता, स्पर्म। सर अगर सोच के देखिए माहौल जग जाएगा, कसम से बता रहा हूं। अगर स्पर्म ना हम लोग क्रिस्टल के अंदर बना लें, अगर हम लोग स्पर्म क्रिस्टल के अंदर बना लें, भाई सब मतलब मेल लोगों की जरूरत ही नहीं, माहौल सेट है ना। पर ऐसा नहीं है ना। क्रिस्टल के अंदर स्पर्म नहीं बनता, वो मेल बॉडी के अंदर स्पर्म बनता है। तो ये भी नहीं बन सकता, अमीबा भी नहीं बन सकता, बैक्टीरियम भी नहीं बन सकता। एक ही चीज बन सकता है क्रिस्टल के अंदर, वो है वायरस, वो है वायरस। जब कोरोना आया था लोग अफवाह फैला रहे थे या बोल भी रहे थे, भाई साहब कोरोना के किसी लैब से निकला है, कोरोना ने ये वायरस बनाया है, क्योंकि वायरस बन सकता है इसीलिए बोल रहे थे। तो करेक्ट आंसर विल बी वायरस को हम क्रिस्टल में बना सकते हैं। ठीक है सरकार, लाइक नहीं किए आप, वीडियो देखते और लाइक नहीं करते हो सर, एक बार कीजिए, देखिए क्या होता है, कुछ तो होगा, कुछ तो लोग कहेंगे। अब मैं यूट्यूबरों की तरह बात करने लगा हूं। सर इधर देखिए, व्हाट इज द मास ऑफ अ 0.5 मोल्स ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। तब समझिए सरकार, मास क्या होता है। सबसे पहले मोल का एक फॉर्मूला अपने दिमाग में छालिए। मोल का मतलब होता है मास अपॉन में, मास अपॉन में मोलार मास, मास अपॉन में मोलार मास, मास अपॉन में मोलार मास, किसका, नंबर ऑफ मोल्स के लिए। तो उसने कहा है व्हाट इज द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। तो उसने मोल दे दिया है ना सर, तो उसने मास पूछा हुआ है, तो मोलार मास होता है। मोलार मास हमेशा याद रखिए, हाइड्रोजन का जो मोलार मास होता है सर 1 ही होता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उसमें 1 ही है ना, तो मास भी उसका 1 ही होगा। तो मोलार मास कितना होता है हाइड्रोजन का, 2U होता है, मतलब 1U होता है ना सर, 2U क्यों बोल रहा हूं मैं, 1U होता है ना। तो बस अभी आप ध्यान में रखिए, फॉर्मूला याद रखिए, मोल डालिए, मोल की जगह मोल डाल दीजिए। आपको देखिए हमेशा याद रखिए, मोलार मास की यूनिट यू होती है और ये मास की यूनिट होती है ग्राम। अक्सर बच्चे समझ नहीं पाते हैं, वो बोलते हैं कि दोनों तो मास मास ही, अंतर क्या, समझिए सर, ये है मोलर मास, मोलर मास है, इसकी यूनिट यू में जो लिखा रहेगा वो मोलर मास होगा, और जो मास होगा ना उसे हम ग्राम में नापते हैं, केजी वाला मास है ये सर, इसकी यूनिट ग्राम और इसकी यूनिट मोलर मास। उधर दिख रहा है ना, मैं इधर कुछ डिंग डोंग करता हूँ जरा, हाँ सर दिख रहा है, ठीक है। तो इस मास का यूनिट होता है ग्राम, इस मास की यूनिट क्या होता है ग्राम, और इस मोलर मास की यूनिट होता है यू, 1U मतलब यू बोले तो, ठीक है, इसमें 1U, ये तो हाइड्रोजन का मोलर मास है। ठीक है सर, अब ध्यान से देखिए, तो मुझे मास निकालना है, देखिए ये मास निकालना है ना, इसीलिए इन्होंने देखिए सर ग्राम में दिया, जी बोले तो ग्राम, इसलिए ग्राम में दिया है। तो मास की जगह मास रख दीजिए बाबूजी, और इसको पता है हाइड्रोजन का मोलर मास, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो इसका 1 ही हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.1 इंटू में 1, आपको पता है किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आता है, तो विल बी 0.5 ग्राम विल बी योर आंसर, 0.5 ग्राम विल बी योर आंसर। तो ये रहा 0.5 ग्राम, दिस विल बी द माई करेक्ट ऑप्शन। सुन रहा है ना तू, रो रहा हूं मैं, नहीं सर रो नहीं रहा हूं, ठीक है सर, याद रखेंगे आप, मोलर मास जिसकी यूनिट यू में होगी, मास का मतलब यूनिट होती है ग्राम में, और आपको मोलर मास पता होगा ना, जैसे कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर है, तो जो मोलर मास होता है जो एटॉमिक नंबर का डबल हो जाए, जो एटॉमिक नंबर का डबल हो जाए, ये याद रखिए।
ये देख लीजिए, कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग, सर दूसरा पढ़ रहा था मैं, कहता है इन अ फिगर ऑफ अ न्यूरॉन एक्स कैन बी आइडेंटिफाइड। सर ये न्यूरॉन का फिगर है, अगर आपको ये दिख रहा तो कहता है ये एक्स जो है, एक्स क्या होगा, ये जो निकला हुआ ना इसे बोलते हैं एक्स, ये जो निकला हुआ ना इसे बोलते हैं एक्स। सर ये निकले हुए हैं, तो बोलता है इसको हम क्या बोलेंगे, इस एक्स को क्या बोलेंगे, आपको पता है ना, ये जो पतले पतले निकलते हैं, ये जो पतले पतले धारियां निकल रही हैं, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बोलना यार, क्या बोलेंगे, सेल बॉडी। सेल की बॉडी तो इधर दे ही रखी, दिख नहीं रहा, गलत। अरे दूसरा, सेल की बॉडी तो हो ही नहीं सकता, गलत, क्योंकि सेल बॉडी इधर दे रखी है। अगला डेंड्रोम, डेंड्रोम भी नहीं बोले। एक्सॉन, एक्सॉन भी गिवन होगा। सर एक्सॉन यहाँ गिवन है ना, जो गिवन है पूछेगा क्यों गरीबों, और डेंड्रॉन नहीं होगा। द करेक्ट आंसर इज डेंड्राइट। डेंड्राइट, जो ये धारियां निकली ना इसे हम डेंड्राइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेंड्राइट। दांत में राइट नहीं सुरेश, डेंड्राइट, हाँ या ना। अगला सवाल देख ले जरा। अरे ये किस बात की पंचायत है, ये क्या है, कहता है ओके, कहता है while determining the density of a metal block using the spring balance and the measuring cylinder, a student followed by the following step in experiment। समझिए, आपके पता आपके घर में सिलेंडर आता है, आता ही होगा, खाना बनता है, बनता ही होगा। तो जब भी सिलेंडर वाला आता है ना, पहले के टाइम पे क्या करते थे, वो सिलेंडर में से गैस निकाल के फिर घरों में डिलीवरी देते थे। अब क्या हो गया है कि कई लोग चेक करवाने के लिए कि उसके जो घर में सिलेंडर आया उसमें से गैस तो नहीं निकाली है, उसका वजन करवाते हैं, सिलेंडर का वजन करवाते हैं, ठीक है सरकार। तो उसमें एक स्प्रिंग वाली मशीन लगी होती है सिलेंडर को वजन करने के लिए। वो आदमी ना वो ऐसे इधर इधर मशीन फंसाता और इसमें उठाता है, तो जितना वजन आता है तो उसमें स्प्रिंग उतना नीचे चला जाता है। आपके घरों में होगा, आप एक बारी मतलब देखिए जब सिलेंडर आता है तो पता चल जाएगा। तो कहता है कि जब भी आप मेजर करते हैं किसी भी वेट को, आपको दो तीन चीजों का ध्यान में रखना है कि सिलेंडर जमीन से ना टच कर रहा हो, दोनों हाथ ऊपर उठे हुए हो प्रॉपर, सिलेंडर से और कोई चीज ना लग रहा हो, यही सब ध्यान में रखना होता है। तो यही वो पूछा हुआ है कि इनमें से ऐसा कौन सा होगा जो चीज, कौन से स्टेप्स को उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है सर, देखता हूं। while determining the density of a metal block using the spring balance and the measuring cylinder, a student followed by the following experiment। in this experiment noted, पहला कहता है नोट द वाटर लेवल इन अ मेजरिंग सिलेंडर। सरकार अब ये समझ में आ गया। अब इसमें एक्चुअली ना ये डेंसिटी ऑफ अ मेटल ब्लॉक मेजर कर रहा है। तो आपको पता है डेंसिटी को मेजर करने के लिए आपको एक ही चीज का ध्यान में रखना होता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपको थोड़ा बहुत पता है क्या, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पता है क्या, उसमें वो भी हमारी थोड़ी सी इसमें मदद करेगा। कहता है नोट द वाटर लेवल इन अ मेजरिंग सिलेंडर विदाउट द मेटल ब्लॉक, immerse the metal block centrally in a water without the touching the sides and the bottom of the cylinder, noted the water level in a measuring the cylinder with the metal block side it। सरकार इसके लिए मैं आपको क्या करूंगा, ये ज्यादा अच्छा आपको तब समझ में आ जाएगा जब मैं इसके लिए एक डायग्राम ऐड कर दूंगा। इसको मैं अगली वीडियो में कलेक्ट कर दूंगा, डायग्राम में करके दिखाऊंगा, माहौल सेट हो जाएगा। ठीक है सरकार, तब तक हम अगला प्रश्न कर लेते हैं। इतनी बड़ी पंचायत कौन पढ़ेगा। अगला सवाल, which of the following is the characteristic of a displacement of an object। हाँ, कहता है which of the following is the characteristic of displacement of object। किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट का कैरेक्टरिस्टिक बताइए। देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। सर याद रखें, दो चीज बताता हूं, एक होती है डिस्टेंस, हाँ या ना बोल, डिस्टेंस यूनिट मीटर। डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, बोल जल्दी क्या होता है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बोले तो समझाता हूं, इधर आजा। मैंने कहा 3 किलोमीटर मैं आज चल के आया हूं, और फिर मैंने कहा कि मैं 3 किलोमीटर नॉर्थ में चल के आया हूं। क्या बता दिया, देखो इसमें मैंने दूरी बताई कि कितनी मैंने दूरी चली है, और इस वाले में मैंने बताया दूरी तो बताई कि कितना मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, साथ में मैंने और क्या बता दिया बाबूजी, साथ में मैंने डायरेक्शन भी बता दिया। तो अगर कोई ऐसी चीज हो जिसमें मुझे डिस्टेंस भी पता चल जाए और डायरेक्शन भी पता चल जाए, ऐसी क्वांटिटी को मैं कहता हूं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहता हूं, डिस्प्लेसमेंट। क्या कहता हूं, डिस्प्लेसमेंट। कब, अगर कोई ऐसी चीज जिसमें डिस्टेंस भी पता चले और डायरेक्शन भी। मैंने कहा मैं उड़ा हूं ऊपर, मैंने कहा मैं 100
साउथ में जाऊंगा आज, साउथ की एक दो मूवी देख ली है ना मैंने आज, तो मैं 100 किलोमीटर कहाँ जाऊंगा बाबूजी, साउथ में जाऊंगा। डिस्प्लेसमेंट है ये, पूछो क्यों, क्योंकि 100 किलोमीटर इज अ डिस्टेंस और ये है साथ में डायरेक्शन। अगर डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन है तब हम उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर मैं कहूं सिर्फ 3 किलोमीटर नो डायरेक्शन, तब हम इसे सिर्फ बोलेंगे डिस्टेंस, तब हम इसे बोलेंगे डिस्टेंस। मैंने कहा 100 किलोमीटर, डायरेक्शन नहीं बताई ना, ये डिस्टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है सरकार। मैंने कहा 1 किलोमीटर डिस्टेंस, मैंने कहा 1 किलोमीटर ईस्ट, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट, और सिर्फ डिस्टेंस तो डिस्टेंस ही हो जाएगा। ठीक है सरकार। तो उसने मेरे के क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस भी आएगा और डायरेक्शन भी आएगी। तो आ जाओ देखते हैं डिस्प्लेसमेंट हैज, अच्छा एक चीज और उसने कहा हुआ है, एक चीज और समझिए। एक शब्द आता है मैग्नीट्यूड, आप बोलेंगे अरे यार ये मैग्नीट्यूड क्या है, ये जो 3 किलोमीटर देखिए ना, जैसे मैंने कहा 3 किलोमीटर, ये जो 3 किलोमीटर, ये जो नंबर होते हैं, जो गिनती होती है, जो डिजिट होता है, उसी को साइंस की भाषा में मैग्नीट्यूड बोलते हैं। उसी को साइंस की भाषा में मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। देखना सुरेश, मैंने कहा 3 किलोमीटर, तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। देखना राम बाबू, मैंने कहा 100 किलोमीटर साउथ, तो 100 किलोमीटर इज अ मैग्नीट्यूड एंड साउथ इज अ डायरेक्शन। तो जो डिजिट है वो मैग्नीट्यूड, जो संख्या है वो मैग्नीट्यूड है। सुन रहा है ना तू, ये देखना 100 किलोमीटर इज अ मैग्नीट्यूड। ठीक है। तो कहता है डिस्प्लेसमेंट के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ये तो गलत है। नहीं सर, डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। सर ये बकवास की बात मैं नहीं सुनता। डिस्प्लेसमेंट हैज देखिए ये थर्ड बात कितनी कहती अच्छी कही है, उसने कहा है थर्ड वाले को ही यही एक बात चिल्ला चिल्ला के बोला था, डिस्प्लेसमेंट हैज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड नंबर डिजिट गिनती एंड स्पेसिफिक डायरेक्शन भी हो। जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है सरकार। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, और जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड वो डिस्टेंस। ठीक है। अगला सवाल ये रहा आपके लिए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इंक्लूड सिंपल परमानेंट टिश्यू। कहता है सिंपल, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इंक्लूड सिंपल परमानेंट टिश्यू। देख याद रख ले, टिश्यू दो प्रकार के, एक होता है सिंपल, एक होता है सिंपल, एक होता है कॉम्प्लेक्स, एक होता है कॉम्प्लेक्स। जो सिंपल होता है 3 प्रकार के, हालांकि 2 प्रकार के, बट 3 लिख लेता हूँ। हालांकि सिंपल 3 प्रकार के, कॉम्प्लेक्स 2 प्रकार के, कॉम्प्लेक्स 2 प्रकार के। सिंपल में क्या होता है, सिंपल में याद रख ले, सिंपल में याद पहले होता है पैरेन्काइमा। बोल मेरे पीछे, पैरेन्काइमा। सर आवाज नहीं आ रही, बोलना, अगर मिल गया ना बताऊंगा। पैरेन्काइमा। दूसरा कौन सा है, स्कैलेन्काइमा। कौन सा है, स्कैलेन्काइमा। तीसरा कौन सा है, कोलेन्काइमा। तीसरा कौन सा है, कोलेन्काइमा। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। ठीक है। तो देखो जो सिंपल होता है वो 3 प्रकार के, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्कैलेन्काइमा। सिंपल टिश्यू 3 प्रकार के, ऐसे बना और लिख, सिंपल टिश्यू 3 प्रकार के, पैरेन्काइमा, स्कैलेन्काइमा, कोलेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू 2 प्रकार के होते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है सर, फ्लोएम। एक होता है जाइलम। पहला कौन सा होता है सरकार, जाइलम होता है। दूसरा कौन सा होता है, फ्लोएम। ठीक है ना सरकार। एक होता है जाइलम और दूसरा होता है सर फ्लोएम। ठीक है, याद रखो। तो सिंपल 3 प्रकार के, पैरेन्काइमा, स्कैलेन्काइमा, कोलेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू 2 प्रकार के, जाइलम और फ्लोएम। ये फ्लो चार्ट याद होना चाहिए, तभी माहौल सेट होगा। जाइलम का मतलब होता है जल, जाइलम से जल याद आ रहा है, तो जो पौधों में पानी देता है उसे जाइलम बोलते हैं, जो पौधों में खाना देता है उसे फ्लोएम बोलते हैं। याद रख ले, हाँ या ना। ठीक है ना सरकार। इसमें आता है स्कैलेन्काइमा। स्कैलेन्काइमा एक ऐसा टिश्यू होता है जो डेड सेल्स में मिलता है। आपने नारियल के ऊपर वो उसके बाल देखे, नारियल के बाल देखे हैं, उसमें होता है स्कैलेन्काइमा, डेड सेल्स में स्कैलेन्काइमा। वो पूछेगा। सर इसको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ बिकॉज टाइम नहीं है ना,
तो वो स्कैलेनकाइमा होता है, याद रखिए। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम, सिंपल टिश्यू में पैरेन्काइमा, स्कैलेनकाइमा, कोलेनकाइमा। तो वही कहता है कि सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या आएगा, तो देख लो, सिंपल परमानेंट टिश्यू में आता है पैरेन्काइमा, स्कैलेनकाइमा, कोलेनकाइमा, बस। सर जाइलम और फ्लोएम तो कॉम्प्लेक्स होता है ना सर, फ्लोएम तो कॉम्प्लेक्स है ना सर, फ्लोएम तो कॉम्प्लेक्स है ना सर, जाइलम एंड फ्लोएम कॉम्प्लेक्स है, पैरेन्काइमा, स्कैलेनकाइमा, कोलेनकाइमा सिंपल है। तो सिंपल पैरेन्काइमा, स्कैलेनकाइमा, कोलेनकाइमा, बार बार इसलिए बोला तुझे याद है, तू भी मेरे पीछे बोलने का, ठीक है ना सर। क्योंकि जब आप बोलेंगे तो योर सबकॉन्शियस माइंड विल कैप्चर रिटर्न, जब पेपर में आएगा तो आप लिख देंगे, आपको नंबर आएंगे, आप खुश होंगे, आपकी मम्मी खुश होंगी, आपके पापा खुश होंगे, तब वो आपको बोल बोल के पकाएंगे, नहीं कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, ठीक है ना सरकार। अगला सवाल कहता है द कंपाउंड सिंथेसाइज नियर द ईआर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ईआर का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, आर पैक्ड एंड डिस्पैच टू वेरियस साइट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू, किसके थ्रू वो करता है सरकार, याद रखिए। पहले सवाल को समझिए, लिटिल बिट मजेदार है। कहता है द कंपाउंड सिंथेसिस नियर द ईआर, ईआर का फुल फॉर्म याद करके जाना, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, आर पैक्ड, उसे पहले पैक्ड करता, पहले पचाता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम मतलब सिंथेसिस करेगा, फिर उसे पैक्ड करेगा, फिर उसे डिस्पैच करेगा वेरियस साइड इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ अ सेल। तो पैक करके डिस्पैच लाने ले जाने का काम करता कौन है, ये आपको याद रखना है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम नहीं सरकार, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसा कुछ काम नहीं करती है। हाँ, ईआर दो टाइप के होते हैं, ईआर दो टाइप के होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दो टाइप के, एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ, याद रखिए, ठीक है। ये राइबोसोम्स के ऊपर लगे होते हैं, राइबोसोम्स के ऊपर लगे होते हैं ईआर, ईआर बोले तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दो प्रकार के होते हैं, स्मूथ एंड रफ, ठीक है, स्मूथ एंड रफ। और इसको ले आने का काम करता है गोल्जी एपार्टस, इसको ले जाने का काम कौन करेगा, गोल्जी एपार्टस, गोल्जी एपार्टस, ठीक है ना सर, ठीक है, गोल्जी एपार्टस इसको ले जाने का काम करता है, ठीक है, किसको, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हैज अ टू टाइप, रफ एंड स्मूथ। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लेना देना नहीं, गोल्जी एपार्टस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल ये रहा, आप निगाहों में देखिए, मैं बोर्ड पे। कहता है ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ अ कंपाउंड कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, दिस इज, हाँ देखिए सरकार समझ लीजिए, हिंदी में समझा रहा हूँ ना, आप परेशान हो गए होंगे। ग्राम एटॉमिक मास एक होता है सरकार ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है सर। क्या लिखा एक बार मुझे बोल के बताइए, क्या लिखा मैंने, एक बार बोल के बताइए, क्या लिखा एक बार बोल के बता दीजिए। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एनिमल, और दूसरा होता है ग्राम मोलिकुलर मास, कौन सा होता है सरकार, ग्राम मोलिकुलर मास। क्या दूसरा क्या लिखा मैंने, ग्राम मोलिकुलर मास। दूसरा क्या कहता है कि क्या ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मोलिकुलर मास आपस में इक्वल हैं क्या, कहता है कि इक्वल हो सकते हैं, ग्राम मोलिकुलर मास एंड ग्राम एटॉमिक मास ऑफ अ ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ अ कंपाउंड कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कहता है कि अगर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन करते हैं दोनों, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये हमेशा याद रखिए। ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मोलिकुलर मास आपस में इक्वल होते हैं, ये बात ट्रू है। कब, जब सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये बात सही है। दोनों ध्यान से देख लीजिए, ग्राम एटॉमिक मास बोले यू होता, इसकी यूनिट यू होती, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास बोले या ग्राम मोलिकुलर मास, ये आपस में इक्वल है, ठीक है सरकार, ट्रू स्टेटमेंट है ये, आपस में इक्वल होते हैं। अगला सवाल, ठीक है, इधर देखिए, कहता है टू केमिकल स्पीशीज, अब कुछ चीज समझ लीजिए पहले, एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट हम किसे बोलते हैं, हम एलिमेंट किसी चीज को तब बोलते हैं जब ऐसी कोई चीज जिसे और छोटा ना किया जा सके, ऐसी कोई चीज जिसे और छोटा ना किया जा सके, वी विल कॉल इट एलिमेंट, जिसे डिवाइड ना किया जा सके, एलिमेंट। दूसरा होता है कंपाउंड, दूसरा होता है कंपाउंड, दूसरा होता है कंपाउंड, दूसरा है कंपाउंड, ठीक है। तो कंपाउंड क्या होता है, जब दो एलिमेंट आपस में मिलेंगे तो कंपाउंड बनेगा, जब दो एलिमेंट आपस में मिलेंगे तो कंपाउंड बन जाएगा, जिसकी जरूरत वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। अब क्वेश्चन पढ़िए, कहता है
टू केमिकल स्पीशीज, दो केमिकल है एक्स और वाई, कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट पी। मतलब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्स प्लस वाई मिले और एक प्रोडक्ट बना दिया पी। ठीक है, यहाँ पे देखिए इक्वेशन गिवन है, एक्स और वाई मिलता है और पी बनता है। एक्स कैन नॉट, अब उसने खुद कहा है एक्स और वाई को हम डिवाइड नहीं कर सकते, एक्स और वाई को हम डिवाइड नहीं कर सकते। अभी मैंने आपको खुद बताया, जिसे और तोड़ा ना जा सके, जिसे और डिवाइड ना किया जा सके, वो सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट होता है। इसका मतलब एक्स और वाई एलिमेंट होंगे। ब्रेकन डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस बाय अ सिंपल केमिकल रिएक्शन। कहता है एक्स और वाई को हम तोड़ नहीं सकते। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्निंग स्पीशीज एक्स एंड वाई एंड पी। कहता है एक्स वाई और पी क्या होंगे, तो कहता है क्या पी कंपाउंड होगा। हाँ, पूछो क्यों। मैंने कहा था ना, जब हम दो एलिमेंट को जोड़ते हैं तो कंपाउंड बनता है। तो देखिए एक्स और वाई एलिमेंट है। पूछो क्यों एलिमेंट है, क्योंकि उसने खुद लिखा हुआ है कि एक्स और वाई को आप तोड़ नहीं सकते, तो जिसे और छोटा किया ना जा सके उसे हम एलिमेंट ही बोलते हैं। तो एक्स और वाई क्या हो जाएगा सर, एक्स और वाई विल बी द एलिमेंट। और क्योंकि दो एलिमेंट मिलके बना है पी, तो पी विल बी द कंपाउंड। तो अब देख लो, पी तो कंपाउंड होगा, ये ट्रू है। एक्स और वाई कंपाउंड है क्या, नहीं सरकार, कंपाउंड तब बनता है जब दो चीजें मिलती हैं। तो एक्स वाई तो मिले, पी तो बना, पी कंपाउंड है, पर एक्स वाई कंपाउंड नहीं है, क्योंकि एक्स किसी दो लोगों से मिलके नहीं बना है। तो एक्स और वाई कंपाउंड नहीं। एक्स एंड वाई एलिमेंट होगा का, हाँ ये बात सत्य है, एक्स और वाई एलिमेंट होगा। पी हैज अ फिक्स कंपोजिशन, तो कहता है कि क्या पी की फिक्स कंपोजिशन होगी। हाँ, याद रखिए जब भी दो एलिमेंट मिलते हैं ना सरकार, वो फिक्स कंपोजिशन में मिलते हैं। कि आपको पता है जिससे चाय बनती है वो भी कंपोजिशन में बनती है, कि भाई साहब इतना पानी है, इतना दूध ही होना, इतनी ही चीनी होनी चाहिए, है ना, वरना चीनी कम ज्यादा, तो उसकी कंपोजिशन फिक्स होती है। तो ये भी करेक्ट होगा। तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 1, 3, 4। तो 1, 3, 4 कहाँ पे सरकार, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 1, 3, 4, 1, 3, 4, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आपको आई होप दिख रहा होगा। ये इसको दूसरा कलर कर दूं मैं, सी। ठीक है, एलिमेंट क्या होता है, जिसे छोटा ना किया जा सके। कंपाउंड क्या होता है, जब दो एलिमेंट आपस में मिलते हैं उसे कंपाउंड बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंडियन कैटल। सर इंडिया की गाय, इंडिया में कितने टाइप की गाय है, इंडिया में कितने टाइप भैंस है, इंडिया में कितने टाइप की मुर्गियां हैं, याद करके जाइएगा, पूछेगा पेपर में। पहले बता रहा हूं, आपकी मर्जी, में कुछ बोल ही नहीं रहा। अगला सवाल है, कहता है कि बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंडियन कैटल। इंडिया की जो गाय भैंसे हैं वो कौन सी ब्रीड है इसमें से, याद रखिए। देखो बॉस इंडिकस, याद रखो, इंडिकस का मतलब इंडिया, इंडिकस इज द रूट वर्ड। इंडिकस का मतलब आप ऐसे याद करके जाना, इंडिकस का मतलब है इंडिया, इंडिकस का मतलब है इंडिया। इसका मतलब ये हुआ ना कि ये जो बॉस इंडिकस है वो इंडियन ब्रीड है, इसका मतलब ये तो सही हुआ। ठीक है ना सरकार, अगली बात ये समझ में आ गई। अगला है बॉस डोमेस्टिकस, डोमेस्टिक होगा, ये गलत लिखा हुआ, बॉस डोमेस्टिक। ठीक है ना सर, बॉस डोमेस्टिक भी होगा। डोमेस्टिक का मतलब जो घर का, जो अपने इलाके का होता है, जो घर का होता है, डोमेस्टिक बोलते हैं, घरेलू बोलते हैं डोमेस्टिक। तो डोमेस्टिक भी इंडियन ब्रीड है, बॉस इंडिकस भी इंडियन ब्रीड है। ठीक है ना सरकार। और ये जो हुबालिस है, बॉस हुबालिस है, वुल्गारिस है, ये दोनों नहीं है। ठीक है ना सरकार, ये अलग अलग ब्रीड है। इंडियन ब्रीड सिर्फ दो ही है, 1 और 2। 1 और 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। कैसे, मुझे कैसे पता चला कि मैं पहुंच जाऊंगा। इंडिकस लिखा तो इंडिया का ही होगा भाई साहब, डोमेस्टिक लिखा तो डोमेस्टिक मतलब घरेलू, घरेलू अपने घर की मतलब इंडिया की, और ये बाहर की गाय और भैंसे। तो आपने देखा ना, बाहर की भी गाय होती हैं, उनके सींग ही नहीं होती सर। इंडिया में गाय की तो सींग होती है। इंडिया की गाय ज्यादा दूध नहीं देती, विदेशों की गाय मस्त दूध देती हैं। ठीक है सरकार, पता नहीं लोग बोलते हैं, मैंने भी सीखा बोल दिया। अगला सरकार, असर्शन एंड रीजनिंग आई विल डू आफ्टर सम टाइम लेटर, क्योंकि असर्शन एंड रीजनिंग के लिए मुझे आपको कुछ समझाना पड़ेगा ध्यान से। तो अभी फिलहाल आप इतने ही क्वेश्चन को कीजिए, और फिर मैं आपको आगे बताऊंगा कि आगे कैसे चीजों को करना है आसानी से। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको चीजों को एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको कुछ भी चाहिए, पीडीएफ फलाना ढिमकाना, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है सरकार, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। एक बार अगर आपको अच्छा लगा तो
शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं, आप भी देख सकते हैं, हमें लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। दिस इज योर चॉइस सर। इफ यू वांट टू डू यू कैन डू, इफ यू डोंट वांट टू डू डोंट डू। ठीक है सर, मिलते हैं अगले वीडियो में। डे बाय डे को देखिए।